2012 तक आप श्रम मंत्री रहे, बीएसपी सरकार में श्रम मंत्री रहे, तब बहुत सारा भौकाल तामझाम, प्रशासन एक इशारे पे खड़ा रहता होगा, गनर, पुलिस प्रशासन, तो क्या उसकी कमी खलती है? घुट घुट करके जीने से अच्छा है कि सत्य की लड़ाई लड़ते हुए आप एक बार मर जाओ। मैंने व्यक्तिगत लाभ के लिए सत्ता का वर्ण कर लेता, लेकिन मैंने हमेशा ऊपर वाला जानता है, कभी इस चीज की परवाह नहीं कि मैं आस्थावान हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका पीके की पंचायत के इस खास प्रोग्राम चुनावी चर्चा में। आज इस चर्चा में हमारे साथ है श्रीमान कुंवर बादशाह सिंह जी। आप सर्वप्रथम आपको नमस्कार जी। हमारे दर्शकों से सब नमस्कार जी नमस्कार। आप हैं कुंवर बादशाह सिंह जी खरेला। एक दशक की बात की जाए, एक दशक से पहले 2 दशक, उन पहले 2 दशकों में आपका राजनीतिक स्तर कहीं ना कहीं चरम सीमा पर था। आप राजनीतिक स्तर में उच्च दर्जे के नेता माने जाते थे। 4 बार से विधायक और बहुजन समाजवादी पार्टी में आप श्रम मंत्री भी रहे। वर्तमान समय में आप समाजवादी पार्टी में हैं। तो पहला सवाल हमारा आपसे ये रहेगा नेताजी कि क्या कारण थे बीएसपी से आप अलग हुए, समाजवादी पार्टी में आए? देखिए, मेरा परिवार राजनीतिक परिवार तो है नहीं। पिताजी मेरे फौज में थे और किसान थे, और राजनीति भी मेरी अटपटी है। मैं बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ कि दिल्ली लखनऊ में ज़्यादा जाता नहीं, मीडिया से भी मैं बहुत संक्षिप्त मेरी बात होती है, अखबार में पढ़ता ही नहीं। तो राजनीति में आज आदमी अपने स्वाभिमान को मार के परिस्थितियों के हिसाब से समझौता करता है, और मैंने कभी परिस्थितियों को नहीं देखा जहाँ भी मुझे लगा कि मेरा सम्मान नहीं है, हमने अपना रास्ता बदल दिया। और उस कारण कई बार ऐसी जीवन में घटनाएं आई मेरे सामने, तो वो पीछे जो गुजर गया उस तरफ मैं देखता नहीं हूँ। मुझे बहरहाल बहन जी से कोई शिकायत नहीं है, उनके जो अगल बगल कुछ लोग थे वो मुझे नहीं पसंद करते थे। अच्छा, आम जनमानस में बगावती तेवर के रूप में आप जाने जाते हैं, तो क्या बगावत करने का कारण ये है कि भाई जो अच्छा है हम उसके साथ रहेंगे, गलत है तो हम उससे अलग हो जाएंगे, भले ही वो सत्ता में है या सत्ता से दूर है, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं, लोगों के साथ जो अच्छा है हम उसके साथ रहेंगे? देखिए क्या है, एक तो पैसे पर आधारित और दुष्प्रचार पर आधारित वीआईपी कल्चर की राजनीति है। जी जी जी। दूसरी दिल्ली लखनऊ के आकाओं की कृपा की राजनीति है। जी जी जी। तीसरी जाति और धर्म की राजनीति जी है। जी। और चौथी ऐसी भी राजनीति है कि जो वर्तमान को न देख करके अपने भविष्य को देख के चलता है कि जब मैं कल इस दुनिया से रुखसत कर जाऊंगा, पूर्ण और संपूर्ण तो कोई मनुष्य होता नहीं, तो आने वाली पीढ़ी मुझको किस रूप में देखेगी। जी जी। तो मैं चुनाव जीता भी और बहुत कम अंतर से चुनाव 94 में 80 वोट से हारा भी था। जी जी। लेकिन ना तो हमने कभी धर्म के नाम पर वोट मांगा, ना जाति के नाम पर वोट मांगा, और ना ही किसी के साथ कोई झूठा वादा किया। जी। और ना राजनीति को कभी व्यापार का माध्यम बनाया। जी। तो जब देश को आज़ादी मिली तो देश हमारा पिछड़ा हुआ था। जी। तो उस समय हमारे मतदाता व्यक्ति की सेवा और छवि और उसकी कर्मठता और ईमानदारी को देख के वोट देती थी। अंग्रेज गए थे। जी जी जी। तत्काल स्वतंत्रता का संग्राम और आंदोलन चलाने वाली पीढ़ी थी। जी जी। देश के प्रति जवाबदेही थी उनकी, और जनता भी उनसे वही अपेक्षा करती थी। जी। समय की गति होती, उसके साथ साथ हाईटेक टेक्नोलॉजी आती गई। जी जी। पैसे वाले लोग पहले चंदा देते थे, फिर सीधा चुनाव लड़ने लगे, जीतने भी लगे। जी जी। फिल्म स्टार भी आने लगे। जी जी जी। क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी भी आए, उद्योगपति भी आए। जी जी। कुछ आपराधिक छवि के भी जो उस तरह के बदनाम लोग थे वो भी आए। फिर बाद में विधायकों को निधि मिलने लगी। 91 में तो हम लोग विधायक थे, कोई निधि ही नहीं होती थी। अच्छा अच्छा। और मैं समझता हूँ कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। अच्छा। क्योंकि उससे कहीं ना कहीं अगर निधि में ठीक काम नहीं होता, जी जी। या उसमें कोई कमीशन खोरी ले रहा है, जनप्रतिनिधि नहीं ले रहा है, तो कोई बिचौलिया ले रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि की छवि प्रभावित होती, साख खराब होती है। अच्छा, मानिए आपकी विचारधारा, आपके जवाब देने के विचारों से आपकी विचारधारा को समझा जाए तो बादशाह सिंह जी का ये कोई शौक नहीं वो सत्ता में रहे या ना रहे, आने वाले समय में जो नवयुवा पीढ़ी है वो उनके इतिहास पर प्रश्न चिन्ह ना खड़ा कर पाए, इस सिद्धांतों को दी है। मेरा प्रयास यही रहा है कि
वर्तमान मेरा कैसा है उससे मुझे कोई लेना जी नहीं। जी जी भविष्य हमारा इतना खराब ना हो कि आने वाली पीढ़ी हमको एक दुष्चरित्र या भ्रष्ट या अहंकारी या झूठ बोलने वाले या कुर्सी के लिए जाति और धर्म के नाम पर विवाद पैदा करने वाले लोग प्रति उस तरह से लोग मुझे न देखें। जी जी इसके लिए मैं सावधान भी रहता हूँ, सतर्क भी रहता हूँ। फिर भी लंबे राजनीतिक जीवन में कुछ भूलें हम लोगों से भी हुई जी जी और उसका ठीक ठाक खामियाजा भी हमने भुगता है। जी जी तो फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि एक ऐसी पारी रही है कि झोपड़ी में रहने वाले से लेके महल में रहने वाले तक हमने बराबरी का सम्मान दिया है जी और उनकी समस्याओं को समाधान करने की कोशिश की है और नज़दीक से उनसे रिश्ते बना के चलाने की कोशिश की है। और आज जो राजनीति में गिरावट आई है उसका मुख्य कारण यही है कि हम लोग जो आम राजनीतिक है वो जनता से दूर हो गया। जी जी और जब नेता जनता के बीच में नहीं जाता तो अधिकारी क्यों जाएगा? उसको 1 साल रहना, 2 साल रहना बहुत रहेगा, 3 साल रहेगा। जिसको जीवन भर रहना है, जब वही नहीं जा रहा है, वही नहीं अपने लोगों के दुख सुख में शामिल हो रहा है, जी जी उनकी समस्या से अपने को जोड़ करके उनके लिए समाधान करने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो अधिकारी तो ठीक ही है। अच्छा, हाल ही में बिहार के चुनाव हुए और आज चुनावी नतीजे आए, तो उन चुनावी नतीजों पर बात करें तो एनडीए सरकार बनाने में पुनः कामयाब हो रही है, जिसमें सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी आ रही। तो महागठबंधन, जो विपक्ष में महागठबंधन था, क्या खामियां रही, क्या चूक हुई जिसके कारण पुनः हार का सामना करना पड़ा? इस मामले में तो बिहार के मतदाता बता सकते हैं, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ आप सर राजनीतिक चिंतन क्या कि है? देश में आज़ादी के बाद सबसे करिश्माई नेता श्रीमती इंदिरा गांधी, जी जी जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया और पाकिस्तान बना दिया, जी जी सिक्किम का भारत में विलय किया। जी जी इस तरह की राजनीतिक सफलता जी श्रीमती इंदिरा गांधी की जो प्रचंड आंधी और लहर होती थी, विपक्ष बहुत कमजोर होता था, उनको भी नहीं मिली। जी एक बात। दूसरी बात, जिस ईवीएम को बनाने वाले देशों ने बंद कर दिया, जी जी आज अमेरिका में जो विश्व का सबसे विकसित देश है, जी जी फ्रांस है, ब्रिटेन है, कनाडा है, कहीं भी ईवीएम का जी प्रयोग नहीं होता। जी अब उसको आप इस तरह से देखिए, मैं तो अपने कि जैसे पिछले लगभग 4.5 साल पहले जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, जी वो बैलेट बॉक्स पे हुए थे, जी 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 बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर तो हमीरपुर महोबा दोनों जिले में किसी दल को स्पष्ट बहुमत तक नहीं मिला। नहीं मिला था, बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद नगर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव हुए, वो भी बैलेट पेपर जैसे चुनाव हुए जी। उनमें आपने देखा ही होगा कि खरेला, मौदहा, भरुआ, चरखारी, कबरई, सब में भाजपा आ गई। जी जी बिल्कुल सही बात। पर जैसे ही ईवीएम आई और नगर निगम के उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, हाँ 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 सारे नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अच्छा, एक भी नगर निगम कोई दूसरा दल जीत नहीं पाया। सीधे शब्दों में ये कहें तो इनका एक अपना ट्रेंड रहता है, जैसे बाई इलेक्शन आएंगे तो उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए जी 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 एक आध सीट विपक्ष को मिल जाती है। जी जी एक मूर्ख और अज्ञानी आदमी इस चीज को नहीं समझ सकता। जी जी समझ सकता है कि आपने भी वहाँ के चुनाव कैंपेनिंग देखी है, नेताओं की भीड़ देखी है, नेताओं तो इस कदर का जादू, तिलिस्म, चमत्कार तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं नहीं सही बात। फिर दूसरी बात मैं बताता हूँ जी कि जब हम लोग चुनाव जीतते थे, जी कम से कम 2-3 हजार आदमी बधाई देने आता था। जी उनका चेहरा, उत्साह, जोश देखते बनता था। अभी मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव परिणाम आए, जी जी हम कवरेज किए हुए हैं। मैं वहीं पर था। अच्छा अच्छा मुझे इस बात का बड़ा ताज्जुब था कि जो वोटर सरकार बनाने के लिए वोट दे सकता है, वो जीतने वाले विधायक के जीतने पर उत्साह और खुशी क्यों नहीं दिखा रहा है? जी जी सैकड़ों हजारों की संख्या में जाकर के उसका स्वागत और मिठाई क्यों नहीं उसको खिला रहा है, जैसा ये परंपरा रही है? बधाई देने क्यों नहीं जा रहा है? क्यों नहीं है? जो मंत्री बन रहे हैं उनकी तो देखिए
प्रश्न ये नहीं है कि आप कुर्सी पर हैं कि नहीं है। जी। प्रश्न ये है कि आपकी आम जनमानस में छवि और साख कैसी है। कैसी है, बिल्कुल सही बात। हम ये कह करके नहीं बच सकते कि पिछली सरकारें भी बेईमान चोर थी। जी। उनको इसीलिए तो जनता ने विश्राम में भेजा ना, बिल्कुल सही बात। आपको मौका दिया है। तो अगर आपको भी वही करना है तो एक समय ऐसा आएगा कि वो व्यवस्था भी ढह जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि एक समय एंटी सेशन जैसा चुनाव आयोग रहा, जिसकी ईमानदारी की आज सब जगह चर्चा है। अब किस तरह का चुनाव आयोग थे सारा देश देख रहा है। न लोकलाज है, न बदनामी का डर है, न शर्म है, न हया है। क्या कोई मान सकता है कि वहाँ 243 में 210 सीटों पर ये जीत जाएंगे? जी बिल्कुल सही बात है आपकी। जिस प्रकार से नतीजे आए हैं कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। तो अब अगर इतनी बड़ी लहर थी, इतनी बड़ी आंधी थी, तो फिर उप मुख्यमंत्री के साथ बदतमीजी जनता क्यों कर रही थी? उनकी क्षेत्र का वोटर विधायकों को क्यों दौड़ा रही थी? मंत्रियों का क्यों बाईकाट हो रहा था? तब तो सबको माल्यार्पण करना चाहिए। तो अपना अपना एक लक्ष्य होता है। मेरे जीवन में कई ऐसे मौके आए कि मैं चाहता तो मैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सत्ता का वर्ण कर लेता, लेकिन मैंने हमेशा ऊपर वाला जानता है, कभी इस चीज़ की परवाह नहीं कि मैं आस्थावान हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ। ईश्वर पर मेरा प्रचंड भरोसा है। मैं सत्य के साथ रहता हूँ, मैं चरित्र के साथ रहता हूँ, मैं न्याय के साथ रहता हूँ, मैं किसानों के साथ रहता हूँ, मैं मजदूरों के साथ रहता हूँ, और जो बेरोजगार युवा हैं और जिनने हमको नहीं भी वोट दिया वो भी अगर हमारे यहाँ आए हैं तो आप पता कर लो, हमने उनके भी काम किए, उनको भी खाना खिलाया, चिट्ठी लिखी है, फ़ोन किया है, जरूरत पड़ा तो गरीब है किराया दिया है, ताकि किसी की बददुआ न लग जाए। तो प्रश्न इस चीज़ में नहीं है कि सफलता मिली या नहीं मिली। प्रश्न ये है कि कहाँ से देश की शुरुआत हुई थी और कहाँ आ गए। मैं 6 में पढ़ता था, कक्षा 6 में। एक मंत्री होते थे श्री स्वामी प्रसाद सिंह, कैबिनेट मंत्री थे, वो मुस्करा में बैठे हुए थे। उनकी एक आँख खराब थी तो हम लोग अपना उस्तल रोड में खड़े थे। यार तो दोनों आँखें चल रही हैं। बगल में उनके एक और बुजुर्ग बैठे हुए थे, 1216 जी, वो राजपूत जी जिनके यहाँ बैठे थे, धनंजय सिंह, और पीछे हमीरपुर का एसपी और कलेक्टर खड़ा। ये मैंने देखा है अपनी आँखों से। तो प्रश्न ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमा लिए, प्रश्न ये नहीं है कि आप किस पद पर बैठे हैं। प्रश्न ये है कि आपके जीवन के, समाज के विकास में, आम व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाने में कितनी सार्थकता है, क्या योगदान तो क्या योगदान है, उस पर ही आपका मूल्यांकन हो पाएगा। और आज की भूल आगे बहुत भारी पड़ती। संत विनोबा भावे ने राष्ट्र निर्माण में लाखों हजारों काम किए, बहुत बड़े बड़े काम किए, भूदान आंदोलन से लेकर के। केवल उन्होंने एक बयान दे दिया था पत्रकारों को कि आपातकाल देश में अनुशासन पर्व के समान। उस एक बयान के कारण उनकी जो राष्ट्रीय संत की छवि थी उसको कितना धक्का लगा, ये पुराने लोग बता सकते। होने का कारण बन गई वो। जिस व्यक्ति ने हजारों वो किए, अब जैसे आज हम अन्ना हजारे जी को दूरबीन लगा के ढूंढे तो मिलेंगे कि नहीं। जी बिल्कुल सही बात है। न उनका कहीं लोकपाल दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल सही बात है। बाबा रामदेव जी महापुरुष हैं देश के, उनसे पूछेंगे भाई काला धन कहाँ है, काला धन कहाँ है, बिल्कुल सही बात है। तो बड़ी मजेदार स्थिति है। अच्छा, बादशाह सिंह जी जब किसी राजनीतिक सभा में जाते हैं तो उनके भाषण होते हैं जिसमें साफ तौर पर झलकता है कि फैसला कोई भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग भरपूर होना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी की कोई भी कमी गिनाने में कोई भी कमी नहीं रखते हैं, तो क्या कारण है? उनकी विचारधारा खराब है या आपके ये राजनीतिक दाव पेच है? ऐसा नहीं कहा जा सकता है। आमतौर पर अगर आप किसी भी दल का घोषणा पत्र देखें लगभग वो एक जैसा, व्यक्ति खराब नहीं होता है। कुर्सी पर कौन व्यक्ति बैठा है उसकी सोच क्या है, उसकी सोच क्या है जी, उस पर उस दल की सियासत का तय होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देश सुरक्षित रहना चाहिए, कुर्सी जा रही तो जाने दो।
कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि हमको बदनामी और तोड़ फोड़ का, अब आप देखिए ना, अटल जी प्रधानमंत्री थे, मैं उस समय भाजपा में ही था, मैं रहूंगा ना, मेरा देश रहना चाहिए, एक वोट से सरकार गिर गई। गिर गई जी। तो क्या प्रमोद महाजन जी जैसे काबिल और होशियार लोग बैठे हुए थे, गोविंदाचार्य जी जैसे लोग, एक वोट की व्यवस्था नहीं हो सकती थी? हो सकती थी, बिल्कुल सही बात है। आज उनके पास खुद का मकान है क्या? नहीं, वो इतनी बार सांसद रहे, विदेश मंत्री रहे, 3 बार प्रधानमंत्री रहे, तो ये एक ऐसा देश है जी कि आदमी का मूल्यांकन कब होता है? जब जैसे मैं 14 साल से कुर्सी से बाहर, जी जी, फिर भी मैं जहाँ जाता हूँ तो भीड़ इकट्ठी होती ही है ना। मान लो मैं साधारण कार्य करता हूँ, फिर भी मुझे अगर 200-400 लोग बुला रहे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, तो इसका मतलब जो मैंने उनकी सेवाएं की हैं उसी का वो व्यवहार है। आपने जब कितने ऐसे लोगों को बता दूं कि आज वो पद में नहीं है, 2 महीना 4 महीने बाद वहाँ कुछ जाती नहीं है। जी जी, हाँ, उसके दरवाजे में कोई जाता। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कहती है सख्त शासन, तो ये सिर्फ बातें किताबी है या कहीं ना कहीं जमीन पर काम कर रही है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नहीं, जैसे अब लेकिन मैं केवल एक चीज कह सकता हूँ जी जी कि मनुष्य को लाभ और हानि की परवाह किए बिना जी जी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर जी, जरूरतमंद लोगों की मदद में और सेवा में खड़ा रहना चाहिए। जी और वही आदमी सौभाग्यशाली होता है जो मरने के पहले जी किसी दीन दुखी, शोषित, पीड़ित, कमजोर और बेसहारा आदमी के काम आ सकते। जी बाकी पैसे वाले भी बहुत हैं। जी, तो दूसरी बात जो दुखदाई है वो ये है कि राजनीति में इतनी ज़्यादा कटता। जी पहले छात्र संघ के चुनाव हुआ करते थे, कानपुर डीएवी महाविद्यालय का चल रहा है, तो लड़के गुस्से में या जोश में आकर के वो शुरुआत कर रहे हैं राजनीति। जी जी, नया दौर, हाँ, कुछ अभद्र शब्दों का प्रयोग कर देते थे। जी लोग मान लेते थे कि अभी ये अपरिपक्व हैं, जी जी जब ये आगे बढ़ जाएंगे बड़ी जिम्मेदारी से। आज जो स्थिति है, जैसे 2 मुर्गा आपस में लड़ते हैं, जी जी, इस तरह से जो एक दूसरे के प्रति छींटाकशी, अगर आप हमारे साथ आ जाएं तो फिर आपसे ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं है, विश्व के सबसे ईमानदार व्यक्ति है। सही बात। अगर आप हमसे दूर हो गए तो आपसे ज़्यादा बेईमान और देशद्रोही भी कोई नहीं है। जी जी, तो ये परिस्थितियाँ आपकी कुर्सी को तो मजबूत कर सकती है, लेकिन जो उग्र और आक्रामक मतदाताओं की एक फौज खड़ी होती जा रही है, जब उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी तो फिर बाद में वो किसी को भी वो अपना ढकेलने में देर नहीं लगाते। बिल्कुल सही बात। इसलिए कभी कभी तत्कालिक लाभ के लिए बुद्धिमान आदमी भी दीर्घकालीन नुकसान कर देता। अटल जी ने क्या कहा था कि मैं तो अपना भाषण तैयार करके लाया हूँ, मैं सदन में संबोधित करूंगा, अगर हमको बहुमत मिलेगा तो सरकार चलाएंगे और नहीं मिलेगा तो घर बैठेंगे, दूसरा चलाएगा। जी, आप तो स्थिति आप देख ही रहे हो। अब किसान दान धर्म कुछ भी करना चाहिए, उस तरह की स्पष्ट बात खत्म हो गई। राजनीति में अब दोहरा चरित्र शुरू हो गया। हम ही से लोग कह देते हैं कि यार तुम जेल से बाहर कैसे हो, हमको देखो भाई, घुट घुट करके जीने से अच्छा है कि सत्य की लड़ाई लड़ते हुए आप एक बार मर जाओ, तो आने वाली पीढ़ी आपको याद रखती। ना मेरा कोई दुश्मन है, ना हमारा कोई विरोधी है। जो अच्छे काम करता है उसको हम कहते हैं अच्छा काम किया। आप देख लो हमारा पिछला बयान में सपा का भी विरोध करता था। तो जब अखिलेश यादव जी ने चरखारी के तालाबों वालाबों का जीर्णोद्धार कराया तो पत्रकारों ने कहा आपको क्या कहना है, तुमको तो मालूम था कि ये क्या कहेंगे। तो मैंने कहा उन्होंने एक सराहनीय और एक अच्छा काम किया है। ये एक पर्यटक स्थल है बुंदेलखंड का, और अगल बगल के जो कुएं हैं उनका भी जल स्तर ठीक होगा, और इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी कोई अच्छा काम करती है जनहित में, गरीब के हित में, समाज के हित में, तो हम कहते हैं कि ये काम अच्छा हुआ, और कहना भी चाहिए। वही हमारे कहने से ना कहने से फर्क थोड़ी पड़ता है, सत्य तो सत्य ही होता है, सच को सच कहने की आदत है। लेकिन जो गलत बोलेगा और फिर भी उम्मीद करेंगे कह देंगे नहीं नहीं ठीक है, तो मुझे लगता है कि
मान सिंह का जीवन जीना बेकार है, जो 94 साल तक जिंदा रहे। जी। अकबर के यहाँ अपनी बुआ को भेज दिया और 9 रत्नों में शामिल हो गए, सोने के सिंहासन में बैठे। प्रताप 54 साल में मर गया, तो उन प्रताप की परछाई भी नहीं है, लेकिन वो एक रास्ता हम लोगों को दिखा गया। हाँ, वो आदर्श हो गए आज आपके। कि कभी भी चरित्र और स्वाभिमान और सम्मान से समझौता मत करो। तो हमने तो अपने जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं। मैं महोबा जेल में रहा, मैं बांदा जेल में रहा, मैं हमीरपुर जेल में रहा, मैं लखनऊ जेल में रहा। आमतौर पर राजनीतिक आदमी इस चीज को छिपाता है, हम बिल्कुल बताते हैं। अच्छा, कि वहाँ की भी एक दुनिया है। समाजवादी सरकार में भी आप जेल गए? हाँ, मैं गया जी। हाँ। तो क्या आरोप थे उसमें सब में बरी होके आया, जमानत पे नहीं आया। अच्छा, सारे जो आपके मुकदमे थे सभी में आप बरी होके आए? बरी होकर के आया। जिन अधिकारियों ने मेरे खिलाफ बयान दिए थे लैग फैड में, सबको 7-7 साल की सजा हो गई। लैग फैड में घूस लेने का आरोप जो आप पे लगा था, उसको कोर्ट ने बाइज्जत नहीं, मैं भरभरी नहीं हुआ। अच्छा। जिन अधिकारियों ने मेरे खिलाफ अदालत में बयान दिए थे, 7-8 अधिकारियों ने, सारे अधिकारी सबको 7-7 साल की सजा सुनाई गई। सजा सुनाई गई। ये हिंदुस्तान में आजादी के बाद का मेरी जानकारी में पहला फैसला है। अभी तक ये होता था कि भाई आपको रिहा कर दिया, दोष मुक्त कर दिया, तो उसमें ऐसा नहीं हुआ। हम दोष मुक्त हुए और उन अधिकारियों को सजा सुनाई गई, और वो भी ऊपर तक गए, सुप्रीम कोर्ट तक। उनमें चीफ इंजीनियर भी था, बड़े बड़े लोग थे, लेकिन उनको कहीं से रिलीफ नहीं मिली। अच्छा। लेकिन मैं 2 साल 4 महीने 7 दिन रहा वहाँ पर। जी। तो मेरी आदत सी पड़ गई। जैसे हॉस्टल में आप छात्रावास में कैसा जीवन आपका, कैसा जीवन रहा वहाँ पर? क्या दिनचर्या होती थी आपकी? बढ़िया, जैसे यहाँ है वैसे वहाँ। यहाँ भी मेरा परिवार तो उधर रहता है। जी। मैं नहीं इधर उस मकान में, अच्छा, बगल में। अच्छा। मैं अपना इधर रहता हूँ, मेरी मैस से इधर खाना ना बनता रहता है, मैं अपना लेट जाता हूँ। अभी भी कहीं ना कहीं लोगों में ये जानकारी व्याप्त है कि बादशाह सिंह जी तो हीरापुर रहते हैं, तो क्या अब आप यहीं आ गए हैं स्थायी तौर से? देखिए क्या है, मैं आपको बता दूँ। दुष्प्रचार और सामाजिक जीवन यानी राजनीति सगे भाई बहन, और मैं इस मामले में मुकद्दर का सिकंदर हूँ। जितना दुष्प्रचार, अफवाह और जितनी किंवदंतियां मेरे बारे में शायद फैली होंगी, उस मामले में बुंदेलखंड में जब आप गिनती करोगे तो मैं नंबर 1 पर ही आ जाऊंगा। कम से कम 3 बार तो हमारे मरने की अफवाह फैल गई। इसके बाद मैं नहीं मरा था। तो सच्चाई ये है कि मैं मध्य प्रदेश में कभी भी 1 सप्ताह से ज़्यादा नहीं रह पाया। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर हमारा परिवार है, जमीन है, मकान है, मुकदमे हैं और भी शादी ब्याह है। तो जो हमारे विरोधी हैं वो इस हमारी कमी को जानते हैं कि स्पष्टीकरण नहीं देता, जवाब नहीं देता कभी। अच्छा नेताजी, तो उन्हें अपना कह दिया। ये तो कह नहीं सकते कि मैं शराब पीता हूँ। हाँ, ये भी नहीं कह सकते कि मैंने किसी से कमीशन लिया या चंदा लिया। ये भी नहीं कह सकते कि फला की औरत से इनके संबंध गलत है। ये भी नहीं कह सकते कि बदतमीज, अहंकारी, धर्म जाति की राजनीति करता है। ये भी नहीं कह सकते कि उसने विकास कार्य नहीं किए। तब सबसे आसान तरीका ये होता है कि आदमी तो बहुत अच्छे थे वो, पर वो हम सबको छोड़ करके मध्य प्रदेश चले गए। हाँ, इसी में अपना भरपूर जोर लगा देते हैं। यहाँ वो रहते ही नहीं। अब आप मजे की बात देखो, सारा गरीब आदमी आके मुझसे मिल जाता है। इस समय बुआई चल रही, थोड़ा भीड़ कम है, नीचे जब आप आइए। वो क्या कहते हैं, हम सब जानते हैं साहब कि झूठा प्रचार कर रहे हैं, आप हमें छोड़ के कहाँ चले जाओगे। तो बोले दूसरे लोग 15 दिन लखनऊ को बने रहने, आप लखनऊ 4-4 महीने नहीं जाते, दिल्ली 2-2 साल 3-3 साल नहीं जाते। तो बोले ठीक है, अपना 4-5 दिन को चले गए। और कभी कभी इस बार तो मैं 1.5 महीने के बाद 3 दिन के लिए गया। तो चलता रहता है। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की हत्याकांड भी उनसे हमारे पारिवारिक संबंध है, लेकिन उसमें मीडिया वालों ने हमारा नाम निकाला। अभी एक और पूर्व विधायक जी हैं, उनके बेटे की हत्या हुई, उसमें भी अपना चैनल में चला। अच्छा। हाँ, विरोध करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, चाहे वो विपक्ष हो। तो अब चूंकि मुझे इसलिए भी नहीं पता चलता, अभी नहीं 2-3 साल पहले चल रहा था कि मेरे फार्म हाउस में जाली नोट छपते हैं। दैनिक जागरण जैसे अखबार में 3 दिन छापा खबर निकली थी। अच्छा, बाद में फिर वो खंडन आया कि नहीं, इनका कोई लेना देना नहीं। वहाँ पर तो भगवान महादेव का मंदिर बना है, पूजा होती है, वहाँ कोई शराब नहीं पी सकता, मांस नहीं खा सकता।
जी जी लेकिन चूंकि हम लोग सामान्य व्यक्ति हैं तो हम लोगों को कोई भी आरोप लगा सकता है, और उस तरह की स्थिति में हम लोगों को जीने की आदत पड़ गई है, तो हम बिल्कुल नहीं परेशान होते। 3 दिन दैनिक जागरण नहीं छापा। अच्छा। अब उससे पूछो कि वो जाली नोट कहाँ है, हाँ, उसका जवाब हमें देना चाहिए। तो उस घटना का मैंने एक फायदा हुआ मेरे अंदर कि उसी दिन से मैं अखबार नहीं मंगाता। अच्छा, अखबार पढ़ना ही बंद कर। हमारे में मिलेगा ही नहीं, मैं पढ़ते ही नहीं मतलब। अच्छा अच्छा। कि भाई तुमको ये तो दिखाई देता नहीं हमने कितनी गरीब लड़कियों की शादियां करवाई, कितने वृक्षारोपण करवाए, कितनी व्यायामशालाएं खुलवाई, कितने हमने एक नहर श्रमदान से बनाई, झीलों के श्रमदान करवाए, कितना हम लोगों ने समाज के लिए योगदान दिया। तो तुम्हें जो जैसी तुम्हारी दृष्टि वैसी दृष्टि, कोई उस चीज पे भरोसा नहीं मानता। और चैनल भी मैं बहुत कम देखता हूँ। अच्छा नेताजी, 2007 से 2012 तक आप श्रम मंत्री रहे, बीएसपी सरकार में श्रम मंत्री रहे, तब बहुत सारा भोकाल तामझाम, प्रशासन एक इशारे पे खड़ा रहता होगा, बिना पुलिस प्रशासन, तो क्या उसकी कमी खलती है? लगता है कि नहीं यार, वो लोग हमारे आगे पीछे चलना चाहिए। अगर कोई कमी खलती होती जी जी, तो दूसरे नेताओं की तरह मुझे भी शुगर हो जाती। हाँ हाँ, अगर स्ट्रेस होता, चिंता होता तो हमको तो जब भी डॉक्टर चेक करता तो कहता है यार इतना तो फिर 30 साल का नौजवान नहीं, तुम क्या खाते हो, तुम्हें तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि उसका एक कारण ये है कि जैसे नौटंकी में आप राजा बना दिए जाते हो, तो रात भर अपना अभिनय करते हो कि जल्लाद को बुलाओ, उनकी आंख निकाल लो, सुबह अपने घर का काम करने लगे। जी जी। तो मैं मंत्री तो रहा, लेकिन मैं कैसा मंत्री रहा, मिलने वालों की 5 साल मैंने कभी सूची नहीं बनवाई। आप पता कर लो, कोई भी मिल सकता है सीधा करके। कभी मैंने किसी को ग्रीटिंग कार्ड नहीं दिया कि भैया ये मेरा, सीधा ही मैं फोन उठाता था। अच्छा। हाँ, किसी ने भी फोन किया है तो मैं ही बात करता था। आप अपने शासन काल और में कभी हमने प्रोटोकॉल देखा ही नहीं, रास्ते में किसी ने भी हाथ दिया कि हम गाड़ी से उतर के अपना खड़े हो गए, बात करने लगे। कभी मैं मारने को नहीं डरा। कई बार ऐसी स्थितियां भी आई, मैं हमेशा पब्लिक प्रॉपर्टी है हम लोग, जैसे बैंक से आप लोन लो और किस्त अदा ना करो तो बैंक अपना ट्रैक्टर उठा ले जाएगी। अच्छा, श्रम मंत्री रहने के दौरान मैं अपना एक अनुभव बता रहा हूँ जी कि आज मुझे कोई बीमारी नहीं है, बहुत गहरी नींद आती है, दिन भर दबा के काम करता हूँ, एसी में मैं कभी लेटता नहीं। इस मकान में भी आप देख लो, ये कोई एसी न मिलेगी, नहीं, न मैं कूलर का इस्तेमाल करता हूँ, न मैं फ्रिज का इस्तेमाल करता हूँ, और अभी मैं दिखाऊंगा अपना कमरा में जमीन में ही लेटता हूँ। तो मुझे तो कभी ऐसा फर्क समझ में नहीं आया कि कुर्सी बहुत जरूरी है, और अगर जरूरी होती तो 14 साल बहुत होते हैं, कहीं ना कहीं से शॉर्टकट रास्ता पगडंडी निकाल करके जुगाड़ हो ही जाती। जी, जवाब दे देता है। हाँ, तो मैं तो अपना घोर आशावादी आदमी, ईश्वर पर भरोसा करता हूँ, बेहद मस्त रहता हूँ, और जो लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं, जो प्यार दे रहे हैं, उसकी कीमत ही नहीं चुकाई जा सकती। और कीचड़ की कोठरी में रह करके अगर मैं लोगों की नजरों से नहीं गिरा हूँ, आप खुद भी दिखाई, उससे क्या फर्क पड़ता है। जी जी। अब 3 दिन छापा ना दैनिक जागरण ने कि इनके मध्य प्रदेश के फार्म हाउस में जाली नोट छपते, कितने लोगों ने भरोसा किया उसमें। ये कहीं ना कहीं हमारी साख थी ना लोगों में, लोगों की आपका व्यक्तिगत कि ये आदमी ऐसा काम कर ही नहीं सकता। तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए जो राजनीति में आए। हाँ। अच्छा, बादशाह सिंह जी, एक चीज जानना चाहेंगे। पुराने लोग तो आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बट जो नई पीढ़ी है वो ये जानना चाहती है कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? पहली बात तो मैं ये अपने लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो राजनीति में चला जाता है वो वापस ना लौटने वाले एक पगडंडी में चल रहा है, समझ लो। तो जब पिताजी की हमारी हत्या हो गई और मैं 15.5 साल का था, उनको राजनीति से बड़ी चिढ़ थी, मुझे खूब याद है। उनका दूर दूर तक अपना सोचना ये था कि इसको कोई अधिकारी बनाएंगे, पढ़ा लिखा करके। उन पर बड़ी कुछ और मंजूर था। उनकी हत्या के बाद में मैं सबसे पहले केंद्रीय उपभोक्ता भंडार का उपाध्यक्ष बनाया। तो ये पंडित जी बसौट के थे, श्री राजकुमार गुरुदेव टिल्लू भैया, उनकी कृपा थी और वो मेरे राजनीतिक गुरु थे।
मैं राजनीति जानता भी नहीं था। जी जी और स्वर्गीय बाबूलाल तिवारी जी जो पूर्व विधायक जी, थे महोबा जी, तो मैं केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय का उपाध्यक्ष बना और मुझे कुछ समझे भी नहीं आया क्या है, लेकिन मैं बन गया जी। उसके 4 महीने बाद में नगर पंचायत। अब इसके बाद में 1.5-2 साल के अंदर में जब विधायक। सर आप चेयरमैन बने तब आपकी एज क्या रही होगी? अब आप समझ लीजिए मेरा 15 अगस्त 62 का जन्म है, 88 में आप चेयरमैन बने। 88 में मैं चेयरमैन बन गया, बहुत बढ़िया। 25 साल पूरे जी हुए। जी फिर इसके बाद में 2 साल के अंदर में विधायक बन गया। तब तक मैं भाषण नहीं दे पाता था। अच्छा, विधायक बने किस पार्टी से? भारतीय जनता भारतीय पार्टी जनता पार्टी। 1991 जी जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। जी तो इसके बाद में मैं सच बता रहा हूँ, मेरे मन में कई बार ये बात आई है कि राजनीति को मैं छोड़ दूँ, जी और उसकी जो सिस्टम है उसमें मैं सेट नहीं हो पाया, लाख कोशिश करने के बावजूद। जी मैं आपसे बताऊं, मैं दिल्ली 20 बार गया हूँ अपनी जिंदगी में, कोई भरोसा ही नहीं करेगा। जहाँ बात विधायक बनने के बाद एक बार श्रम मंत्री बनने के कैबिनेट बाद में जाने के हाँ। बाद आप जो है केवल 20 बार 20 बार। और लखनऊ में 4-4 महीने नहीं जाता, मंत्री रहता था तब भी मैं ज़्यादातर यहीं पे रहता था। अच्छा होर्डिंग हमको लगाना नहीं, मीडिया और चैनल अखबार वालों से बात नहीं करना, पत्थर लगाना नहीं, तुलादान कराना नहीं। तो पहले तो मैं माला भी पहन लेता था कोई 2002 तक, जी। अब मैं वो भी नहीं पहनता। जब कोई और- माल्यार्पण करना चाहे तो नहीं हाँ, हाथ में ले लिया अपना, बस इन सब चीज़ों से तो इन सब देखिए, जनता ही भावना में बह करके नेता को अहंकारी बना। जी और जब आपको ये भ्रम हो जाएगा कि मैं भगवान का अवतार हूँ, देवदूत हूँ, समझ लो आपका पतन की शुरुआत होगी। जी तो कभी तोलादान नहीं कराया, मैं मध्य प्रदेश का प्रभारी था, तो वहाँ फलों से या मिठाई से तोलादान होता है। जी तो हम भैया, मैंने तुम्हारे यहाँ ना कोई सड़क बनाई और ना अस्पताल बनवाया, ना बिजली लगवाई, ना किसी को कोई मैंने रोजगार दिया, क्यों मेरा तोलादान कर रहे हो? तो हमने कहा तुम गांव में जो सबसे बुजुर्ग आदमी हो 100 साल के आसपास, महिला को पोस लिया, उसका तोलादान कर देते। जी तो 2 लोगों का तोलादान हो जाएगा, इसमें उनका वजन भी कम होगा, थोड़ा लोगों में भी ये संदेश जाएगा कि हाँ, बुजुर्गों का भी समाज में सम्मान है। तो इस मामले में मेरी ऊपर महादेव की बड़ी कृपा रही कि आप भी मुझे बहुत दिन से जानते हो, कभी नहीं लगा होगा कि इसे मंत्री पद का घमंड है। जैसा कि हम तो बहुत छोटे रहे, मेरी बहुत कम थी, तब से आपके बारे में और आपको जानता हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई भी खरेला में हुई, बहुत पहले से जानता हूँ। बट जो नई पीढ़ी है वो ये जानना चाह रही है चैनल के माध्यम से आप कि एक नाम बादशाह सिंह, नाम तो जानते हैं बट कैसे शुरुआत हुई इसकी जिज्ञासा है बच्चों की और वयस्कों की। बचपन मेरा गरीबी में गुजरा, पिताजी की हत्या के बाद बड़े लोगों का, प्रशासन का बड़ा उत्पीड़न हम लोगों ने बर्दाश्त किया। तो मैं जहाँ भी कमजोर, बेबस, लाचार लोगों को देखता हूँ, आप विश्वास मानो, मुझे बचपन में अपना गुजरा हुआ समय याद आ जाता है। तो मैं जेलों में रहा तो वहाँ भी मैंने बहुत सुधार करा है। हाँ, अधिकारियों को दबाव बनाकर, भले ही मैं भी बंदी था, अच्छे कंबल दिलवाना, दवा का इंतजाम करवाना, खाने की गुणवत्ता ठीक एक करना, हैबिट में शामिल है मदद करना। तो यहाँ भी मैं, लेकिन मेरा जो अपना अनुभव है राजनीति में, मुझे ऐसा समझ में नहीं आया कि अच्छे आदमी को या किसी किसान आदमी को इस लाइन में जाना चाहिए राजनीति में। एक ऐसी एक करवा चौथ में पता चला पत्नी इंतजार कर रही है, हम लोग जिला पंचायत की मीटिंग कर रहे हैं, बच्चों के जन्मदिन है, हम लोग किसी कार्यक्रम में लगे हुए हैं। तो मेरा अपना ये अनुभव है कि नेता का बुढ़ापा, पहलवान का बुढ़ापा और वेश्या का बुढ़ापा ये बहुत खराब होता है। क्योंकि पहलवान की डाइट होती है 1000-1500 रुपये रोज की, जब वो फार्म में नहीं रह जाता, कुश्ती लड़ने लायक नहीं रह जाता, अभी भी एक बोझ बन जाता। नेता की भी स्थिति यही हो जाती है कि फिर परिवार को लगता है कि तुमने हमको समय नहीं दिया,
अब हमको कोरोना इसीलिए हो गया जी जी कि मैं दूसरे लोगों की तरह, मेरी नैतिकता ये कहने के लिए तैयार नहीं हुई कि मैं घर में छिप जाऊं, लोगों के बीच में जाते रहे और नहीं, मेरी अंतरात्मा इस बात के लिए तैयार नहीं हुई कि मैं घर के अंदर छिप जाऊं, कोई मिलने आया वो कह दें कि वो तो है नहीं, उसको मना नहीं कर पाया, तो बाहर चले गए। जी तो जो देखा जाएगा तो शनिवार का दिन था, उस सुंदरकांड का पाठ हाथ करके आए थे 30-40 लोग जो संगीत में वो करते हैं सुंदरकांड का पाठ, और बोले आपके साथ फोटो खिंचाना दिया, खिंचवा लो। उन्हीं में 3-4 लोगों को कोरोना था। जी 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 तो मुझे भी हो गया। मैं तो जा ही नहीं रहा था, डॉक्टर सिद्धू ने वहाँ भेजा कि छतरपुर में पता चला 70% है। तो डॉक्टर ने कहा इनको बम्बई ले जाओ, तो मर जाएंगे। हम कहा तुम हमारी चिंता छोड़ो, हम जो जिंदगी जी रहे हैं वो भी मौत से कम नहीं है। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, जो होगा मैं यहीं छतरपुर में स्वीकार कर लूँगा। लेकिन मैं ठीक हो गया, और जब अभी बाद में डॉक्टर ने चेक किया तो बोले ताज्जुब है, आपकी बॉडी में कोई कोरोना का साइड इफेक्ट भी नहीं। अच्छा, बात करें देश हमारा कृषि प्रधान है प्रदेश, तो लोगों के सवाल है कि जब आप नेताओं के बीच जा चुके हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो लोग पहला प्रश्न करते हैं कि नेताओं के बीच जाएं तो ये जरूर पूछें, हालांकि आप विपक्ष में हैं लेकिन फिर भी, कि शराब तो कभी खत्म होती नहीं, फिर खाद कैसे खत्म हो जाती है? खाद के लिए इतना संघर्ष क्यों किसानों को करना पड़ता है? देखिए एक बात आप समझ लो कि पहले जो राजनीति करता था वो आम मतदाता से उसका भावनात्मक जुड़ाव रहता था। जी जी अगर वो दुखी है तो फिर कहीं ना कहीं उसके दिल को भी बात लगती है। अब वो कुर्सी प्राप्त करने की हमारी एक फसल लोग नेताओं ने उसको मान लिया। जी जी दूसरा वो जानता है कि किसान जब चुनाव आएगा तो किसान बन के वोट ही नहीं करेगा। जी कोई विश्वकर्मा बन जाएगा, कोई कुशवाहा बन जाएगा, कोई पंडित जी बन जाएगा, कोई ठाकुर बन जाएगा, कोई गुप्ता जी बन जाएगा, और ये आपस में बढ़ जाएंगे। दूसरी बात ये भी है कि ये भी गारंटी नहीं है कि जनता आपको जिता रही हो और आपको प्रमाण पत्र मिल जाए। जी हाँ जी इसकी भी संभावनाएं बिल्कुल एकदम पक्की और प्रबल रहती है कि कहो जनता ने आपको चुन के भेजा हो, आप उनकी पसंद हो, जी लेकिन अंदर से तो माला आला पहने हुए प्रमाण पत्र लिए हुए कोई दूसरा भी निकल सकता है हाथ हिलाता हुआ। ये वर्तमान राजनीति, वर्तमान सरकार पर आपका कटाक्ष हो गया? नहीं, कटाक्ष नहीं, ये स्थिति। आप कितनी घटना ऐसी जानकारी कर सकते हैं। जी 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 तो अब वोटर की भी जो भूमिका है वो सीमित हो गई। सीमित हो गई। हाँ, जी क्या आप सच्चाई से मुंह मोड़ सकते हैं कब कि जिला पंचायत जैसे चुनाव में भी अगर कम मार्जिन से हार जीत हो रही है तो फिर भी मान लीजिए आप 40 वोट से जीत रहे हो, जी जी लेकिन जनता ने आपको जिताया है, जिताया है। जी चुना है लोगों ने, तो आपको उनको स्वीकार करना चाहिए। जी अरे अभी आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के एक प्रधान को ईवीएम मशीन में हारा घोषित कर दिया गया। जी अब होता है कोई आदमी उस तरह का, भाई मैं तो उसकी साहस को बधाई देता हूँ, मैं भी 80 वोट से हारा था, लेकिन मैं कोर्ट के चक्कर से दूर रहना चाहता था कि हमारा कार्यकाल खत्म हो जाएगा, फैसला आएगा नहीं। तो वो सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला, आपने देखा हो। और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को भी हम बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने ईवीएम मशीन मंगाई, और मंगा करके जब गिनती कराई गई, ये तो सारे देश को मालूम है ना। जी 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 मुझे घटना बहुत संज्ञान में आई। तो जो प्रधान गिनती में 355 वोट से हार गया था, वही ईवीएम मशीन में वो प्रधान जीत गया। लेकिन आप कल्पना करो कि 3 महीने बाद वहां चुनाव होने वाले, जी पूरा 5 साल तो 4 साल 9 महीने तो जो बेईमानी से जीता है उसने कार्यकाल किया और उसने संघर्ष किया, उसने पूरा एकदम प्रधान पद का दुरुपयोग ही माना जाएगा। जी दुरुपयोग किया। वो जनता की पसंद तो है नहीं। तो ये तो आपके सामने भी प्रत्यक्ष घटना है ना, तो ईवीएम की घटना हरियाणा की है। अच्छा अभी तो जब आपके अंदर कुर्सी के अंदर आसक्ति होगी कि साहब हम तो मर जाएंगे बिना कुर्सी के, हाँ तो बस शाम दाम तो फिर जब कुर्सी जाएगी आपको कष्ट होगा। जी जब आप मान के चलोगे कि लोगों ने हमसे पर्याप्त यार जिस लायक नहीं थे उससे बड़ी जिम्मेदारी दे दी। अब तो मैं श्रम मंत्री था, जी तो हमने बुंदेलखंड में पहली लेबर कोर्ट खोल दी ना, जी 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 ये झांसी में। इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान। इसके पहले तो लेबर कोर्ट थी नहीं। नहीं जी
तो मजदूर और फैक्ट्री मालिक का विवाद हो तो उधर जाए। जी। और ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप देख लो, मैं 13 मई 2007 को बना हूँ, इसके पैसे पहले श्रम विभाग एक पैसे को मोहताज था। ये कहते थे बुंदेलखंड के नेता अच्छा होते हैं। मैंने उस भ्रम को तोड़ा, ये भगवान की कृपा थी। मैंने ही 1% सेज लगाया, टैक्स लगाया कि जो 1 करोड़ के ऊपर के प्रोजेक्ट होंगे, शासकीय हों या प्राइवेट हों, 1% संगठित कार्ड धारक श्रमिकों को दिया जाए। मैंने ही जो फैक्ट्री मालिकों ने पालतू यूनियन बना रखी थी, जो मजदूरों के हित में काम कम, मालिक की चमचागिरी में ज्यादा रहती थी, उनको बदल बदल करके नई यूनियन बनाई। तो ऐसा नहीं है कि हमने वहाँ ESI के अस्पतालों का सुधार किया। और जब मैं वहाँ से आया तो हजारों करोड़ों रुपया उस विभाग में छोड़ करके आया। तो मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा है। अच्छा नेताजी, चुनाव आयोग खेल होने वाली जगह में भी मैं उतरी हो गया। SIR प्रणाली, चुनाव आयोग SIR प्रणाली लागू कर रहा है या लागू हो चुकी है, लगातार वोटर बनने का काम हो रहा है, तो आपके नजरिए से आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, लोकतांत्रिक देश में जी। हम आर्थिक तौर पर कमजोर हो सकते हैं। जी। लेकिन हम लोग आपस में संगठन नहीं बनाएंगे, बैठेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, सामूहिक फैसले नहीं लेंगे, तो भीड़ से भरे हुए इस देश में हम लोग एजेंडे से गायब हो जाएंगे। यह पक्की बात जान लीजिए। और वोट की ही ताकत है जो आपको राशन कार्ड दिलाती है, शासन की सब योजनाएं दिलाती है, जी। शासकीय सेवा में जाने का आपको मौका देती है। तो अगर आपका मतदाता सूची से नाम ही कट गया, ये तो सब कुछ जानता है कि बड़े आदमी का तो कटेगा नहीं। ये जो निम्न वर्ग के लोग हैं, नीचे तबके वाले लोग हैं, इसीलिए जब मैं ये बात लगभग ज्यादातर जगह बोलता हूँ कि इस देश में 3 फैक्टर हैं, अर्थ, बर्थ और व्यर्थ। तो यह तो आपके पास इतना धन हो कि आपकी घर बैठे पूजा हो, तो कामयाब, या आप किसी इतने बड़े राजनीतिक खानदान में पैदा हुए हों कि वो आपको तत्काल विशेषाधिकार प्राप्त हो जाए, विरासत में मिलता है। अब ये 2 तीसरा जो फैक्टर है उसमें हम लोग आते हैं, व्यर्थ फैक्टर। जैसे मान लीजिए कि कोई फिल्म स्टार 1 किलोमीटर साइकिल चला दे, सब चैनल वाले उसको दिखाएंगे। और हम यहाँ से अभी साइकिल चलाना शुरू करें और झांसी तक चला दें, कोई नहीं दिखाएगा। तो इस देश में सबसे ज्यादा तबाही व्यर्थ फैक्टर वालों की हुई। आप देखो ना कि आर्थिक असंतुलन बढ़ रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है। जी। और गरीब और गरीब हो रहा है। भाई आप मजदूरी करोगे 500 मिलेंगे ना आपको। किसानों की हालत देख लो ना आप, खाद महंगा, बीज महंगा, सिंचाई महंगी, डीजल महंगा, रखवाली महंगी। इसके बाद में जब मार्च अप्रैल में फसल आती है तो उसके रेट क्या मिलते हैं? अगर उसमें किसान का अगर 500 रुपया रोज जोड़ दो तो वो तो गया ऐसी तैसी में, उसने जो अपना बेचारे ने लागत लगाई वो नहीं मिलता। हम भी तो किसान है ना, हमें मालूम है कि 3 साल में 1 साल अवश्य ऐसा होता है कि जो हम लागत लगाते हैं वो भी लौट करके नहीं आती। तो जो अन्नदाता है कागज पर, जिसके घर से सांसद निकल रहे हैं, विधायक निकल रहे हैं, SDM निकल रहे हैं, DM, उसका दुर्भाग्य देखो कि अगर वो सोना को छोड़ दो, अगर वो 100 ग्राम चांदी खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकता। घर में किसी को असाध्य बीमारी हो जाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहे, तो वो बड़े सिस्टम से पूरे देश को तोड़ा गया। प्राइमरी जूनियर स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं, तो बड़े लोगों के लड़के इंग्लिश मीडियम पढ़ाई में अपना लगे हुए हैं, वो तो जाएंगे। अब जो गरीब आदमी उन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं तो उनमें 4 में 1 टीचर आता है, वो भी हफ्ते में 2 दिन। तो एक आदमी दौड़ रहा है अपना दोनों पैर से, खाली एक आदमी के पैर को एक बांध दो आप। तो सबसे बड़ी इस देश में जो समस्या है वो व्यर्थ फैक्टर वालों की है। अब देखो ना जेलों में चलिए, मैं अब कितने आदमी दिखा दूं जो जिस मुकदमे में बंद है उसकी सजा ही 1 साल है और 2 साल से बंद है। सजा ही नहीं हो पाई उसमें अभी, मतलब जिस मुकदमे में वो बंद है उसमें अधिकतम सजा 1 साल की है। 2 वर्ष से बंद, 2 साल से बंद। वो भी तो किसी का बेटा होगा, वो भी किसी बेचारी महिला का पति होगा, वो भी किसी का भाई होगा। ये कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था की, तो अभी आर्थिक गुलामी से तो ये देश मुक्ति नहीं पाया है।
ये 3 तरह के गुलाम है ना, शारीरिक गुलाम, आर्थिक गुलाम, मानसिक गुलाम। जी जी हाँ। और आज हम लोगों को क्यों झेलना पड़ता है? शुरुआती दौर में हर जिले में 10 लोग इस तरह की राजनीति करते थे जैसे हम करते थे, जी जी। हर जिले में अपने लोगों के लिए लड़ते थे, डंडा ठोकते थे। अब तो देखिए किस तरह फाउंडेशन हो गया, अगर आपको 2 साल की सजा हो जाएगी आप चुनाव जी जी। तो आदमी के तरह ये चक्का जाम मत करो, हाँ मुकदमे होंगे, जेल जाएंगे। सरकार के खिलाफ है, मुकदमा लिख दिया जाएगा। और अदालतों को भी ये कहीं ना कहीं निचले स्तर पर प्रभावित कर ले जाते हैं, सजा दे देंगे, हमारा तो भविष्य खत्म, राजनीतिक जीवन खत्म हो जाएगा। और पहले क्या होता था, पहले इस बात पर लोग उनको कहते थे कि भैया ने 10 आंदोलन चलाए, 2 बार आंदोलनों में हम ही लाठीचार्ज खाए, एक मुकदमे में 27 साल बाद फैसला आया, 2 साल की सजा हो गई, 55 जुर्माना हो गया। शुद्ध राजनीतिक आंदोलन था, फिर अपील में गया, मामला वो खत्म हुआ। तो ये भारत की राजनीति का संक्रमण काल है, पर मैं तो कभी जीवन में निराश होता नहीं, क्योंकि ना हमारे हाथ में कुछ है, हमारे हाथ में ये है। अच्छा नेता जी, एक सवाल और है कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 1.5 वर्ष शेष है विधानसभा चुनाव के लिए, 16 महीने शेष है, 1.5 वर्ष के अंदर ही अंदर। तो दर्शकों के बीच ये कौतूहल है कि लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे? देखिए, ये काम तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का है कि वो तय करेंगे कि हमको कहाँ से लड़ना है। आपकी दावेदारी कहाँ से कि भाई इस विधानसभा में हमारी पकड़ अच्छी है, यहाँ हमने नहीं, लोगों के बीच काम किया? दावेदारी तो स्वाभाविक है हमारी हमीरपुर से, क्योंकि मैं मौदाहा से 4 बार विधायक रहा। जी जी जी। और हम उस मौदाहा विधानसभा का 35% हिस्सा तो राठ विधानसभा में चला, विधानसभा में चला गया, बाकी 65% हिस्सा उसका आज भी हमीरपुर हमीरपुर विधानसभा विधानसभा का एक अंग है। अंग है जी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चाहे जिस गांव में चले जाइए, जी जी चाहे जिस वर्ग, संप्रदाय और जाति के लोगों को देखिए, अभी लोकसभा चुनाव में 600 वोट से हम लोग अड़तारा जीते हैं। जी जी। हमारा कैंडिडेट राजपूत है, लोग जाति का। जी जी। अड़तारा में एक भी ठाकुर नहीं, एक भी लोध और राजपूत बिरादरी नहीं, ब्राह्मणों की बाहुल्यता है वहाँ, और दलित तो पिछड़े भी, लेकिन जीते तो 600 वोट से हम ही लोग हैं, पहली बार वहाँ से पार्टी जीती है। जी। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी साख और विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा है, जी जी, तो आप गिर गिर के खड़े हो सकते हो जी। और कुर्सी के चक्कर में आपने एक बार अपनी साख और पहचान और विश्वसनीयता खो दी है। तो वो शायद मैं आपका किसी नहीं पे होगा। आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूँ, बुंदेलखंड के तमाम भूत नेताओं के यहाँ चले जाएंगे, जी बहुत से भूतपूर्व मंत्री मिल जाएंगे, विधायक मिल जाएंगे, सांसद मिल जाएंगे, जी। और दिन भर बैठे रहिए, शायद धोखे में 2-3 आदमी आ जाए। आज उनका राजनीतिक जीवन खत्म है। नहीं, भगवान ना करे, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, ना मैं भविष्य वक्ता हूँ नहीं, कि किसी का खत्म हो जाए। आपकी एक ऑब्जर्वेशन है कि जब लोग नहीं जाएंगे तो जन नहीं जाएंगे तो जनप्रतिनिधि कैसे चुना जाएगा? देखिए क्या है कि मैं विश्वास मानिए, मैं कभी इस चीज, अच्छा चलिए इधर तो मैं हमीरपुर में इसलिए मेहनत कर रहा हूँ कि हो सकता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने का आदेश दें, जी जी जी। लेकिन मैं बाकी जगह क्यों मेहनत कर रहा हूँ? क्योंकि मैं कोई व्यापार तो करता नहीं। जी जी जैसे हम बेबाक बोलते हैं तो हम जेल में भी बने रहे, तो हम घर में क्या कर रहे हैं? जी जी जी। खेती तो हम कर नहीं रहे, जी जी। कोई व्यापार बिजनेस हम कर नहीं रहे, परिवार को हम समय दे ही नहीं रहे। जब समय देने का समय था तब तो हम दे नहीं पाए, तो हमारी उम्र ही दूसरी है। तो इस वजह से मैं बांदा में एक मीटिंग में बोल रहा था, तो एक नेता भागा कानपुर का, कह रहा है मरवाएगा हमको, क्या बोल रहे हैं, इनको आप समझाते नहीं हो। तो हमने यही जिक्र किया था पिछले में कि थोड़ा बगावती तेवर में भाषण में जो सच है उसको बोलने के सामर्थ्य रखते हैं, बाकी नेता अपना राजनीतिक जीवन बचाने के चक्कर में ऐसा कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, तो जो आप हमीरपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो क्या एजेंडे है लोगों के बीच गए? आपने कुछ देखा हो कि भाई ये कमियां हैं, अगर बादशाह सिंह जी चुन कर आते हैं तो किन पर सबसे पहले काम करने का काम करेंगे? देखिए क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, खरेला में पेयजल की बड़ी गंभीर समस्या थी हमारे गाँव का पानी खारा था। तो जब 5 साल में चुनाव आता था तो गर्मियों में नेता टैंकर भेज देते थे, उससे पानी भेज देते, वोट ले जाते।
हमीरपुर शहर में भी और अगल बगल के समीपवर्ती गांव में भी बाढ़ की बड़ी गंभीर समस्या है। जी बिल्कुल, प्रत्येक वर्ष कोई साल ऐसा नहीं जाता जी जी कि भयानक बाढ़ ना है। इससे जूझना पड़ता है लोगों को। और गरीब आदमी, पशु, घर गृहस्थी का सामान, छोटे मोटे मजदूर, किसान सब भागते हैं। सरकार क्या करती है? हर साल उनको राहत सामग्री बढ़वा दी जाती है, जबकि होना क्या चाहिए? समस्या से निजात दिलाने का प्रयास होना ये चाहिए था कि बैठ करके एक ऐसा योजना बना दी जाती जी जी कि वो क्षेत्र पूरी तरह से बाढ़ से मुक्त हो जाता। जी जी पर वहाँ कोई प्रभावशाली आदमी तो रहता नहीं है। जी अब आप देखिए लखनऊ में जहाँ गोमती नगर बसा हुआ है, जी वहाँ भी आप पता कर लीजिए बरसात में 6 फीट पानी भरा रहता था। जी क्योंकि वहाँ पर जजों को रहना था, वहाँ पर विधायकों को रहना था, सांसदों को रहना था, मंत्रियों को रहना था, एसपी, कलेक्टर, डीआईजी, कमिश्नर को रहना था। तो गोमती में बड़ा भारी दोनों तरफ तटबंध बना दिया गया। पैसा आ गया ना। हाँ हाँ, सरकार के पास दोनों समस्याएं एक जैसी थी, वहाँ की समाधान तो करने को इसके पाया। समाधान ना होने का कारण एक ये भी है कि वहाँ पर बेचारे गरीब और निम्न कमजोर लोग हैं। दूसरा, जी उनकी परेशानी पर ही तो हमको राजनीति करनी है। जी जी अगर मरीज ही खत्म हो जाएंगे तो फिर डॉक्टर को कौन पूछेगा? व्यापार कैसे? और मैंने कभी इस चीज को नहीं सोचा। जी जी मैंने हमेशा इस चीज पे दिमाग लगाया है जी कि आने वाला आदमी ये जरूर कहे, जैसे देखिए मैंने 17 पुल बनाए मौलाहा क्षेत्र में, जी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है नदियों में। जी जी परछा का पुल हमारा बनाया हुआ है, टोला का पुल हमारा बनाया है, पढ़ोरी का पुल हमने बनाया है। जी जी इधर आप चले जाइए, कुलकुआं का पुल हमने बनाया है, खमरिया का पुल हमने बनाया है, बन्नी का पुल हम लोगों ने बनवाया है। युवराज सिंह जी के बगल का जो गांव है फतेहपुर, वहाँ लोहे के पेयजल वाली पाइप से लोग जाते थे। जी जी उस वहाँ में हारता था बराबर, लेकिन वहाँ का नदी का पुल हमने बनवाया है, लरौन का पुल हमने बनवाया, लेकिन एक में भी पत्थर नहीं मिले। जी जी तो हमारे मन में ये था ना कि शायद मैं इस गांव में रहता होता तब। लोगों की समस्या को अपनी समस्या मानकर काम किया है। तो हमको जब मौका मिला है, जी हाँ, तो हमने घर से थोड़ी पैसा लगा दिया। जी दूसरे लोग भी इस चीज काम को कर सकते हैं। कर सकते थे। जी बिल्कुल सही बात। तो हमीरपुर जिला मुख्यालय की विधानसभा उस तरह से वहाँ समुचित विकास नहीं हुआ, और न समस्याओं की, केवल वहाँ पे ये चला कि भाई ब्राह्मणों को गाली दो तो ठाकुरों का वोट मिल जाएगा। जी अरे भाई क्यों ऐसा आप कर रहे हो? जी जी कुर्सी से हटने के बाद भी तो आप कलंकित रहोगे ना। जी 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 हम तो खुलेआम कह देते हैं कि भैया हमको ऐसा वोट नहीं चाहिए, हमारे लिए सब बराबर, सब में अच्छे हैं। और काम करते समय मैंने कभी जाति ही नहीं देखी। जी मेरा प्रतिनिधि था रघुनाथ त्रिपाठी, मेरे 50 विधानसभा के लेटर पैड दस्तखत किए उसके यहाँ रखे रहते थे। खजला करना है कोई काम दे करके, मकान नहीं था मेरा मकान में, तुम चिट्ठी जारी कर देना। उसने कभी बता नहीं सकता कोई भी हमसे एक पैसा लिया। जी जी तो ऐसा थोड़ी कि अच्छे लोग नहीं, आप उनको ढूंढो तो, जी उनको सहारा तो दो, आप उनको आगे बढ़ाने का मौका तो कर दो। हमने मुस्करा में ऐसे ऐसे ब्लॉक प्रमुख बनाए कि जो कोई नहीं बता सकता कि किसी से उन्हें 2 पैसे लिए। निधि में हमारी कोई नहीं बता सकता, नौकरियों में नहीं, ठेकों में नहीं, लाइसेंस में नहीं। तो आज जो समस्या है, आदमी पर खुद का भरोसा टूट गया है। आदमी को उसे लगता है दोबारा से जनता हमको मौका ना दे, तो एक बार में इतना लूट के धर लो जी बिल्कुल कि हमको कंगाली के साथ ना मरना पड़ा है। उनको ये नहीं मालूम है कि सिंघानिया का बुढ़ापा दूसरे के घर में कट रहा है। अब ईश्वर थोड़ी जी जी बिल्कुल सत्य बात। देश के जो सबसे बड़े उद्योगपति थे अपने जमाने के सिंघानिया जी, जी 88 साल की उम्र में बम्बई में उनके लड़के बहू ने घर से निकाल दिया ना उनको। जी जी तो चैनल वाले ही तो दिखा रहे थे कि आज सिंघानिया के पास खुद का मकान नहीं, खुद की कार नहीं। अच्छा, तो हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा है, मैं 30 घंटे पानी पी के रहा। लोग छिपाते हैं उस चीज को, हम सच्चाई तो सच्चाई है। पूरी सर्दी हमने बिना जर्सी के उसके निकाल दी। तो जो चीज ऊपर, जैसे आप देखिए अंधा आदमी होता है तो बहुत अच्छी बांसुरी बजाएगा, बहुत अच्छे ढोलक बजाएगा, जी बहुत अच्छा गायन क्रिया उसके अंदर होगी। आप खुद ईश्वर क्यों बन रहे हो? हम तो मनुष्य, ईश्वर का काम ईश्वर को करने दें। मोदाबाद हमारे समय में बना, मैं विधायक था, 156 करोड़ की परियोजना थी।
तो चीफ इंजीनियर ने कहा आपका एक पत्थर लगा, हट मरे लोगों के पत्थर लगाए जाते हैं, इस झंझट में तुम बिल्कुल मत पड़ो। और लोग जब अलाउद्दीन को भूल गए, रानी लक्ष्मीबाई को भूल गए, तो अब यहाँ पर देखिए काशीराम आवास बनाई बगल में, देख लो 3 एकड़ जमीन हमने दी दान में, क्योंकि नगर पंचायत के पास नहीं थी। वो रोड में ITI बना, उसको 2 एकड़ जमीन हम लोगों ने खरीद के दी। तो इसलिए थोड़ी दी कि आप लोग एकदम इसको बताओगे अरे भाई हम इस लायक थे जी, सक्षम थे तब हमने, और उन्हीं लोगों ने हमको इस लायक बनाया था, तो हमने कहा चलो भाई आज इनकी काम कल तक ये हमारे काम आए। दुनिया दोनों हाथों से चलती है, एक से दो एक से दो। आज राजनीति में बड़ी समस्या यही हो गई ना कि लोग लेना सीख गए और देना भूल गए। देना भूल गए, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो लेकिन फिर वो दौर आएगा। हाँ, तो ज्यादा समय ना लेते हुए आखिरी क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि सर जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, कहीं ना कहीं सरकार की ये बड़ी चूक मानते हैं आप? पहली बात तो ये है कि कोई आए तो हम उसको किस तौर से देखते हैं। जब किसान आंदोलन में जी 700 किसान मर गए, जी जी, तो क्या विधानसभा लोकसभा में 1 मिनट के लिए उनके लिए मौन और शोक श्रद्धांजलि रखी गई? नहीं। तो यहाँ तो जाति के हिसाब से भी आदमी के खून की अलग अलग कीमत है। जी जी, मुझे खुद लगता है कि मैं राजनीति में क्यों हूँ। मैं 2002 का चुनावी लड़ना चाहता था, ये तो जो हुआ बहुत दुखद हुआ। जी जी, और निश्चित तौर पर जैसे रोड ट्रेन दुर्घटनाएं होती नहीं होती क्या? जी जी होती है। मैं तो कह सकता हूँ 1947 की बात तक आज तक इतनी ट्रेन दुर्घटनाएं नहीं हुई। जब आप ये कह दोगे कि हर चुनाव हम जीत रहे हैं, आप कौन होते हैं हमसे प्रश्न करने वाला? गलत बात है ना। जी जी, बिल्कुल सही। आप आगे भी चुनाव जीतते रहो, लेकिन जहां आप अच्छा काम करोगे हम आपको बधाई देंगे, जहां आप गड़बड़ाओगे तो विपक्ष में होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको आपका भूला हुआ फर्ज याद दिला दें। अच्छा, ऐसी घटनाओं में प्रत्येक बार किसी जाति विशेष का नाम आता है, तो इससे मानवता किस प्रकार प्रभावित होती है? राजनीति को अलग करने में क्या इससे मानवता प्रभावित होती है? देखिए आप देखोगे तो हर तरह की, अभी मैं देख रहा था शामली में एक शिव जी का मंदिर बन रहा है जी, तो जो वहाँ सांसद एक रहा हसन, उसने 10 लाख रुपए दिए उसको। जी जी, समाजवादी पार्टी से सांसद हैं राजन जी। उसको आप किस तरह से देखेंगे? हाँ हाँ, समाज में प्रत्येक प्रकार के लोग हैं, प्रत्येक प्रकार की अपनी विचारधारा है। तो ये तो हिटलर भी कहता था कि एक झूठ को 100 बार दोहराओ, लोग उसको सच समझने लगे। लेकिन वो पूरी बात नहीं बता के गया, उसको थोड़े समय तक लोग सच समझेंगे, बाद में झूठ सामने आ जाएगा। जैसे 2014 से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद 11.5 साल के कार्यकाल में देश पे कर 4 गुना हो गया, उसको आप कहाँ छिपाओगे? जी बिल्कुल सही बात है। कहते हैं कि कर्ज हुआ है तो भाई हमने विकास किया है, प्रत्येक व्यक्ति आय दर बढ़ाई है। देखिए क्या है, मैं बताया ना कि हर आदमी की जंगल में एक खंडहर था, कंडीशन अच्छी थी उसकी। तो एक संत निकला चेला के साथ, बोले यार लोग बड़ा तंग करते हैं, यहीं बैठ करके दोनों भजनों तपस्या किया करेंगे। 1 घंटे बाद 3 चोर निकले, बोले यार इससे बढ़िया जगह नहीं है, जो विमान चुराएंगे इसी में गाड़ देंगे। फिर थोड़ी देर बाद एक प्रेमी प्रेमिका निकली, तो उन्होंने कहा यहाँ पे हम लोग आराम से सुख से रहेंगे, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। तो आप किस चीज को महत्व तो बेचारा एक ही है। जी जी, हाँ, प्रत्येक हर एक सिक्के के 2 पहलू हैं, वो आप देखने वाले नजरिया है, नजरें हैं उसकी कि वो किस प्रकार से। बाद में जुआनियों की एक टीम निकली, बोले साला यहीं जुआ खेला करेंगे रात में या दिन में, कौन आएगा हमको पकड़ने? हर एक आदमी। तो समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं कि भाग रहे हैं। अगर आप कह दो कि भाई ठीक है, अगर हम गड़बड़ हैं तो हमको देश की जनता क्यों हमको समर्थन दे रही है, तो फिर आप रोड ट्रेन दुर्घटना करिए, फिर आपको तो लाइसेंस मिल ही गया है। अच्छा, आखिरी सवाल होना ये चाहिए कि उनमें सुधार होना चाहिए, जी जी, पुनरावृत्ति ना हो। अच्छा, आखिरी सवाल कि श्रीमान बादशाह सिंह जी, पिछले चुनावों में कयास लगाए जाते थे कि अब राजनीतिक जीवन में कहीं ना कहीं राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर आप अपने बेटे को ला रहे हैं, तो क्या अगला चुनाव जो बहुत जल्द आने वाला है विधानसभा चुनाव, ने जैसे बताया 16 महीने बाद है, तो उसमें आपके बेटे भी
राजनीतिक दांव पेच आजमाएंगे या हमा- फिर आप हमारे घर में राजनीति को लेकर के मैं सच बता रहा हूँ, ना बेटों में ना श्रीमती जी इसमें किसी में कोई उत्साह रुचि नहीं है। नहीं है। क्योंकि उन्होंने देखा है कि हम कभी कभी निमंत्रण करते करते सुबह लौट रहे हैं पूरी रात गुजार करके। जी 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 हमको ऐसी थोड़ी राजनीति मिली कि भाई हमारे पिताजी मंत्री रहे तो उनका बेटा है टिकट पा गया तो ये मंत्री बन गया। मंत्री हमारे घर में तो हमसे पहले कोई था ही नहीं, जी 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 और छोटे आदमी पर कोई भी आरोप लगा सकता है। तो हमारे यहाँ किसी को, मैंने खुद 2000 के जंगल में घोषणा कर दी थी 50,000 लोगों के बीच में जी कि सन 2000 के बाद मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, 99 वाले दंगल। अच्छा अब 2002 में राजनाथ भदौरिया जी आगे मोदार से लड़ने के लिए, अरिमर्दन सिंह बसपा से लड़ने के लिए आगे, वो सपा से आगे। जी कांग्रेस ने कहा कि पहले ये तो हटे, बाद में देखेंगे। तो उन्होंने एक ओम प्रकाश सेवारी व्यापारी उसको उतार दिया कि बनियों का वोट ये काटेंगे, पंडितों का ये काटेंगे, ठाकुर का ये काटेंगे। ये रखेंगे। इधर भाजपा के नेताओं से मैं कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा था कि जब हमें चुनाव ही नहीं लड़ना तो ना हमें तुम्हारा वो टिकट चाहिए, ना हमारा कोई लेना देना। उनको भी लगा जब कोई लड़ने को तैयार नहीं है तो हमारे यहाँ दीवारी हो रही थी, मैं खड़ा था तो सब राम प्यारे पानी जी संगठन मिलने आ गए। जी मजबूरी में उनने भी कह दिया। मैंने, मेरे भी लोग क्या कहने लगे, अब भैया हम ना लड़ो, बड़े बड़े लोग आ गए लड़ने। अच्छा पहले कमजोर लोग रहते थे तो हम आसानी से जीत जाते थे, अब ना लड़ो। तो अब वो जो छतरी का खून होता है उनका हार जीत दो में तो एक होती ही ठकुराई जाग गई। तो 2002 का चुनाव में लड़ गए। तो कुछ कहते हुए भी हम लोगों को ये रहता है कि भैया ऊपर वाला जो चाहे वही होता है। हम तो उसके हाथ की कठपुतली हैं, जहाँ से जो होता है। तो नहीं तो मेरे मन में कई बार ये आया जी जी कि बढ़िया समाज सेवा किया जाए, श्रमदान किया जाए। और आपने ये भी देखा होगा कि जिस दिन मैं कुर्सी से हटा उस दिन भी लोगों ने मुझे हंसते हुए लोगों के साथ में बिल्कुल पूरा एकदम अच्छी रूप में देखा होगा। जी जी तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे आपके हाथ में नहीं है। बस केवल 24 घंटे में एक बार ये जरूर मैं मूल्यांकन करता हूँ कि कहीं कोई भूल तो नहीं हुई। नहीं हो गई। तो हमारे यहाँ दुश्मन भी आया तो हमने उसको भरपूर सम्मान दिया, जी जी मान दिया और उसके दुख सुख में हाथ बटाया। जी ये नहीं सोचा कि, क्योंकि दुश्मन तो विचारधारा से होता है। जी जी व्यक्ति से कोई उसकी जरूरी विचारधारा थोड़ी है कि आपकी हमारी विचारधारा एक एक जी जी आप क्या समझ रहे हो? हमारे ही बहुत से रिश्तेदार ऐसे हैं, वो कहते हैं कि इनको समझाओ ये क्या कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अभी 50 साल तो भाजपा को रहना, जी तो लेकिन वो जानते हैं कि अपने मन का आदमी है। हाँ जो करना है खुद से करना है। तो राजनीति तो मैं मानता हूँ एक बोझ है, जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी बाढ़ आ गई क्षेत्र में, जनप्रतिनिधि को रहना चाहिए। कोई दुर्घटना हो गई उसमें जाना चाहिए, केवल मोबाइल पे नहीं डाल देना चाहिए जी जी हाँ, कि मैं आपके साथ हूँ। आपको उनके बगल में भी देखना चाहिए। आप देखिए मैं 91 में विधायक था और उलसी बक्षा इन सब गाँव में बाढ़ थी। जी तो उस समय तो स्थिति ये थी, छोटे छोटे जो नाले हैं, चूहा बड़गड़ा टिकरी की तरफ से सिरसोडर ले जाए, उन्हीं में पुल नहीं थे। जी वहाँ से पढ़ोरी में पुल नहीं था। तो राहत सामग्री कैसे है? मैं बराबर वहीं डेरा डाली है, कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, एक नई शुरुआत करने जा रहा था। लेकिन मैं इस मामले में सौभाग्यशाली रहा कि मेरे आसपास हमेशा मुझसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति रहे। जी तो विधायक मैं भले ही रहा, लेकिन सुपर विधायक बैकडोर से काम करते थे। जी उसमें हर वर्ग के, हर जाति के, पढ़े लिखे, बुजुर्ग, तो बैठ करके सब प्लानिंग की, ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए, तो सफलता मेरे से ऊपर आ जाती थी। जी लेकिन सच्चाई ये है कि उसमें कई लोगों का दिमाग, दृष्टि और योजना काम कर रही थी। तो बुंदेलखंड में जिस दिन किसान आत्मनिर्भर हो गए, आप बुंदेलखंड अपने आप विकसित हो जाएगा। हाँ, चूंकि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं नहीं, जी सास की सेवा में गिनती के मुट्ठी भर लोग हैं। जी 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 तो जहाँ से किसान को ही सहारे की जरूरत है। जी जी अब देख नहीं रहे हो, खाद के लिए लाठियाँ खा रहे थे किसान। जी जी हाँ, उस पर भी मैंने नहीं, मेरा मन माना तो मैं यहीं तक घर में बैठा था, जी तो हमने डाल दिया। दिया मिनटा हाँ,
तो बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा समय लेते हुए बस आखिरी में यही कहेंगे कि आज हम मुक्ताबुक हुए श्रीमान कुंवर बादशाह सिंह जी खरेला। लगातार हमने जो प्रश्न थे, लोगों के प्रश्न थे या व्यक्तिगत हमारे प्रश्न थे, सभी प्रश्नों को पूछा और नेताजी ने बड़े सहज होकर जो उत्तर उन्हें सही लगे, जो सच था, जो उनकी निजी विचारधारा थी, निजी विचारधारा के अनुसार उन्होंने उनके जवाब दिए। आप देख रहे हैं पीके की पंचायत, हम पंकज कुमार, हमारे साथ राजेश यादव। धन्यवाद।